हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो कुछ दिनों से हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक पर है। ठीक है, इस टॉपिक पर है और हमने इस टॉपिक में लगभग बहुत सारे सेशन के थ्रू बहुत सारे पॉइंट भी कवर किए। सबसे पहले तो हमने स्टोरी टाइटल के बारे में बात करी और उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिक टर्म्स, डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, ऐसी बहुत सारी बातें हमने इनके ऊपर करी है। ठीक है, इनके ऊपर करी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक पर हम जेनेटिक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वेटेज आता है इसमें से। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है ये रहेगा फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो देखो भैया, हमने सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स देखे थे। ठीक है, सबसे पहले हमने बेसिक टर्म्स देखे थे। ठीक है, बेसिक टर्म्स देखे थे और जैसे हमारे बेसिक टर्म्स ख़त्म हुए थे फिर हम डीएनए पे स्विच कर दिया हमने। न्यूक्लियोटाइड के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए एंड आरएनए, दो टाइप हमने देखे थे। फिर हम डीएनए पे स्विच कर दिया था हमने। ठीक, तो जब डीएनए के ऊपर हमने देख रहे थे तो डीएनए के ऊपर हम हर एक बात को लेकर चल रहे थे। ठीक है, हर एक बात को लेकर चल रहे थे, हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे थे। ठीक है, फिर उसमें हमने डीएनए केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ डीएनए, और आज का जो सेशन है ये फंक्शंस ऑफ डीएनए के ऊपर है। ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है जिसका टाइटल है फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए के काम क्या होते हैं। ठीक है, डीएनए हमें पता है कि डीएनए की जगह कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के भीतर होती है, एक पर्टिकुलर हर एक सेल के भीतर। ठीक है, डीएनए हमें पता है कि डीएनए इज केमिकली कंपोजिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस। तो हर एक बात करें, मतलब इसका जो एक कंक्लूजन है वो निकालने का प्रयास करें तो डीएनए इज अ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ये डीएनए हमारा बनता है। और पॉली मतलब मेनी, न्यूक्लियोटाइड हमें पता है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस, तीनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और पॉली मतलब बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनकर जो हमारा बनता है वो स्पेसिफिक हमारा डीएनए होता है, जिसके अंदर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन छुपी होती है जो जेनेटिक मटेरियल के लिए बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये सारी बातें हमने देखी है, उसका एक रिकैप मैं आपके सामने ये लेके आया था। ठीक है, इन शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करना चाहता था। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं जी, चलते हैं आज के हमारे सेशन के ऊपर और आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ डीएनए के ऊपर। वो क्या होता है ना, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कनेक्ट करना पड़ता है कि इसका प्रीवियस कौन सा हुआ है भैया, हमारा ये इसके पहले सेशन हुआ है और आज का ये होने वाला है, तो आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा रिकैप करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सीरियल में देखा ही जाता है ना कि इसके पहले एपिसोड में आप यहाँ तक आ चुके हो और आप इससे आगे, ऐसा कुछ होता है। यदि आप सीरियल देखते होंगे तो लेडीज़ बहुत देखती है सीरियल, गर्ल्स बहुत देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, भटकते नहीं, हम हमारे काम से काम रखेंगे। ठीक है, चलते आगे। तो देखो, आज का हमारा सेशन है फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए के काम क्या क्या होते हैं। डीएनए की हमें पता है भाई, लोकेशन पता है, न्यूक्लियस के भीतर, सेल के भीतर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके काम, इसके फंक्शंस, इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, इसका केमिकल कंपोजिशंस हमें पता है, इसके फॉर्म्स, कितने फॉर्म्स के होते हैं। तो ठीक है भैया, आज स्विच करते हैं कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आज इस पर स्विच करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जेनेटिक्स को हम डील कर रहे हैं कुछ दिनों से, जेनेटिक्स यूनिट को डील कर रहे हैं जिसमें नॉर्मली 2 या 3 से, हाँ 3 टॉपिक आते हैं नियर बाय, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है और एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन भी इसी में आता है लगभग। ठीक है, तो फिर चलते आगे। तो देखो, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारे इस टॉपिक का टाइटल है, जो एनसीईआरटी का 6 नंबर का टॉपिक है, 12th एनसीईआरटी का 6 नंबर का टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये हम पढ़ रहे हैं। और लगभग हमने इस पर बहुत सारी बातें करी है और बहुत सारे नियर बाय हम आगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट देखा था, जो सेशन नंबर फर्स्ट था उसमें स्टोरी टाइटल वगैरह वगैरह ऐसा कुछ तो था, उसमें बहुत सारी कंटेंट भी ऐड थी। ठीक है, एक फ्लो चार्ट था, वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होती है तो डीएनए आरएनए होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह। ठीक है, तो
हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, चलते हैं। तो देखो आज का है हमारा सेशन नंबर 7, ठीक है, जो किसके ऊपर है, आज का हमारा सेशन नंबर 7 जो है हमारे फंक्शंस ऑफ डीएनए के ऊपर, ठीक है। आज का है हमारा सेशन नंबर 7 जो है फंक्शंस ऑफ डीएनए के ऊपर, ठीक है, चलते आगे। तो देखो भैया ये है हमारा डीएनए स्ट्रक्चर। एक रिकैप करना भी ज़रूरी है, इस पर हमने बहुत सारी बातें करी कि इसके भीतर बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्विच करना चाहे एडेनाइन इसके साथ अटैच होता है थाइमिन के साथ, ठीक है। साइटोसिन होता है गोनिन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो प्यूरिन इज ऑलवेज पेयर विद पैरामिन, ये बहुत सारी बातें हमने करी है, ठीक है। बहुत सारी बातें क्या करी है हमने, बहुत सारी बातें इसके ऊपर हमने करी है, ठीक है। और बहुत सारी जब बातें करने के बाद, बहुत सारी बातें जब करने के बाद हमारा कंक्लूजन कुछ इस तरीके से पहुंचा है कि इन शॉर्ट ये जो स्लाइड है आपके सामने इसके बारे में कहना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि भैया ये डीएनए इसके भीतर बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। बेस पेयरिंग हमेशा कैसे होती है, प्यूरिन, ये दोनों है प्यूरिन और ये दोनों पैरामिन, लेकिन बेस पेयरिंग के समय क्या होते हैं, एडेनाइन थाइमिन के साथ होता है, गोनिन साइटोसिन के साथ होता है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनाइन एंड थाइमिन के भीतर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमने वो एक ट्रिक भी बताई थी आपको, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना, ठीक है। और नीचे बताया था गंगाराम और सीताराम, ठीक है, सॉरी गंगाबाई सीताराम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक के बारे में हम आगे चल रहे थे। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट शुगर का जो ये बैकबोन कंप्लीटली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस बैकबोन में फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल का कंटेंट होता है, ठीक है। तो नियर बाय इस होल जो डीएनए के भीतर होता है हमें क्या क्या मिलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, शुगर मॉलिक्यूल मिलता है और नाइट्रोजन बेसिस, जिसको ही हम बेस पेयरिंग के फॉर्म में इसमें देखते हैं, ठीक है, ठीक है। जो देखते हैं ये हमारा ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें करी है इसके ऊपर आपको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर बहुत सारी बातें करी है, ठीक है, कि एक टर्न के भीतर 0.34 नैनोमीटर, तो टोटल 10 बेस पेयर होते थे, तो 3.4 नैनोमीटर इसकी ये होती है, ठीक है। और डीएनए की डायमीटर 20 नैनोमीटर यदि आइंस्टाइन में बात करें तो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमने इसके ऊपर देखी है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो लंबा टर्न होता है उसको हम मेजर कहते हैं, जो छोटा होता है उसको माइनर कहते हैं, और बेस पेयरिंग जो अभी हमने बात करी, ठीक है, कनेक्ट करना पड़ता है इसीलिए ये, ठीक है। तो चलते आगे। तो देखो ये स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट है भैया, ये आपको कनेक्ट करेगी, ठीक है, ये आपको कनेक्ट करेगी आज के सेशन से, ठीक है। तो देखो ये इनसाइड ए सेल, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर हमने इससे पहले भी बात करा था, लेकिन यहाँ पे ये मुझे लगा कि यहाँ पे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ह्यूमन के भीतर बहुत सारे सेल होते हैं और हर एक सेल के भीतर ये जो अंदर होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये जो बाहर का जो पार्ट है ये बाहर का, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको न्यूक्लियस, इसको साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के भीतर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है जिसमें हमने कहा कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जीन के भी सेगमेंट होते हैं, ठीक है, जीन के भी सेगमेंट होते हैं, ठीक है, जीन के भी सेगमेंट होते हैं। तो ठीक है, फिर जैसे आपको पता है जी, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये टॉपिक आपका कवर किया था, इसका जो प्रीवियस था उसके ऊपर हमने डीएनए के बारे में क्या कहा था आपको, मतलब इनफैक्ट मैं आपको पहले कह देना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पर बात करी थी सिर्फ किसके ऊपर, जीन के ऊपर। और जीन के ऊपर जब हमने बात करी थी तो आपसे यही कहा था कि जीन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, एक छोटा टुकड़ा है किसका, डीएनए का, विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो हमने वहाँ पे कहा था आपको जीन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज जीन। आफ्टर, और जीन को सबसे पहले नाम हमारे ग्रेगर जोहन मेंडल साहब ने दिया था, ठीक है। उन्होंने इसको फैक्टर कहा था। उन्होंने ऐसा कहा था कि समथिंग, फैक्टर के बारे में जब हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ी तो उन्होंने क्या कहा, समथिंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कुछ तो ऐसा है जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को बदला रहा है, उसमें बहुत बढ़िया रोल कर रहा है, लेकिन वो कुछ तो है, उसको उसने फैक्टर कह दिया था, समथिंग कुछ तो था। लेकिन उसके बाद जॉनसन साहब आए हमारे 1909 में, उन्होंने कहा कि भैया मेंडल साहब जो थे
एब्सोल्युटली करेक्ट थे, बहुत बढ़िया और ग्रेट इंसान थे। लेकिन उन्होंने जो बात करी कि वो डीएनए, उन्होंने फैक्टर कहा था, उस एक सब्सटेंस को उन्होंने फैक्टर कहा था, तो भैया वो फैक्टर नहीं है, वो जीन है। इसके ऊपर प्रॉपर हमें एक टर्म किसने दी, तो जॉनसन साहब ने दी, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस सेशन में ये स्लाइड मैंने जानबूझ के ऐड करी है, ठीक है। चलते आगे। तो देखो, ये एक वही फ्लो चार्ट है, ये जो है ये वही फ्लो चार्ट है जो हमने इससे पहले बहुत बार बात करी है। मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ बताने का ज़रूरत है। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स, व्हाट आर दे? डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस, ठीक है। ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, या आरएनए में प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें राइबो शुगर प्रेजेंट होता है, इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होता है। इसका हमें एक C5EH10 वो 5 होता है, यहाँ पे वो 5 है तो यहाँ पे वो 4 होता है। डी मतलब ऑब्सेंस, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है एज कम्पेयर टू राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, या राइबो न्यूक्लिक एसिड का लो आप, ठीक है। फिर जैसे हमने कहा था कि दोनों में भी न्यूक्लियोटाइड का बहुत बढ़िया रोल है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। ये दोनों में एक बात कॉमन है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हमने इसके ऊपर करी थी, तो ठीक है, एक फ्लो चार्ट ही था ये। चलते आगे। तो देखो, यही है वो जो हमने कहा कि ये जो बैकबोन होती है, ये शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होता है। इसके भीतर नाइट्रोजन बेसिस होता है, बेस पेयरिंग होती है। जो लंबा ग्रुप होता है उसको हम मेजर ग्रुप कहते हैं, जो छोटा होता है उसको माइनर ग्रुप कहते हैं। और दो डीएनए के स्टैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। 1-5' है तो दूसरा 3' होगा, दूसरा 3 है तो ये 5 होगा। ये ट्विस्टेड डीएनए को स्ट्रेट किया, इसीलिए ये हमें ऐसा नतीजा दिख रहा है। वरना नॉर्मली यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। देखिए ये जो लंबा यहाँ से 3 है तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो आपके बेसिक में एक रिकॉप कर, मतलब आपका एक रिकैप ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज़रूरत है नहीं कि हमने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया इस प्लेटफॉर्म पे इसके प्रीवियस सेशन में, ठीक है। फिर भी तो अब होता है आज का हमारा सेशन, ठीक है। क्या है टाइटल? फंक्शंस ऑफ डीएनए, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज हम सेशन नंबर 7 के ऊपर बात करने वाले, जो हमारा टाइटल, उसका टाइटल है कि फंक्शंस ऑफ डीएनए, कि डीएनए के काम क्या होते हैं भैया, ठीक है। डीएनए हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। हमने ये भी मान लिया कि आपने बताया कि सेल के भीतर डीएनए होता है, न्यूक्लियस के भीतर, ठीक है। हमने ये भी मान लिया उसका सब्सटेंस एसिडिक न्यूक्लिन, उसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिन एसिडिक इन नेचर का था जी, मान लिया हमने। उसके भीतर फिर आपने कहा कि डीएनए आरएनए होते हैं, ठीक है, मान लिया हमने। डीएनए बताया आपने, डीएनए के ऊपर हमने बहुत सारी बातें करी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, बहुत सारी बातें हमने, ठीक है, आपने बताया, हम मान लिए, ठीक है। आज तक सभी ने यही बताया, मान लिया, ठीक है। लेकिन इसके काम क्या होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसके बिना मतलब एक जनरेशन से अगली जनरेशन में यदि कैरेक्टर ट्रांसमिनेशन होते हैं तो इसमें बहुत बढ़िया रोल है हमारे डीएनए का, जिसके ऊपर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन छुपी होती है पेरेंट या मदर से ले जो आते हैं जी। आपको पता है एक फर्टिलाइजेशन, एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन आपने देखा है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन? फर्टिलाइजेशन के बारे में हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच हैप्लॉइड गमेट कमिंग फ्रॉम मदर एंड हैप्लॉइड गमेट कमिंग फ्रॉम फादर, ऐसे भी कह सकते हैं हम। मतलब हमें पता है कि यन माँ से आता है और दूसरा यन पिता से आता है, दोनों साथ में आते हैं और डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है, जिससे हम बनते हैं। एक नॉर्मल सेल होती है जब हमारी और इससे एक फीटस बनता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाने के बाद ये बेबी होता है, ठीक है। तो ठीक है भैया, ये हैप्लॉइड क्या होते हैं? हैप्लॉइड गमेट कहाँ से आते हैं, कौन लाता है? तो डीएनए लाता है, ठीक है। तो डीएनए लाता है, और आधे गमेट हमें मदर से आते हैं, आधे गमेट फादर से आते हैं, ठीक है। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम अब डीपली बात करेंगे, ठीक है, तो इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का सीक्रेट क्या था, ठीक है। इसके पीछे का सीक्रेट क्या था, ठीक है। इसके पीछे का जो रहस्य है वो क्या था, मतलब इसके पीछे हम समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि क्या होता है और क्या किस तरीके से होता है। तो ठीक है। फिर पहला है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने बहुत सारी बातें करी है कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब एक आनुवंशिक पीढ़ी में बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। मतलब पेरेंट में जो कैरेक्टर है वो
F1 जनरेशन या F2 जनरेशन, या ऐसे इनफैक्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि पेरेंट एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, इसमें डीएनए का बहुत बढ़िया रोल होता है। मतलब डीएनए के ऊपर क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। फिर आप बात करो मदर या फादर दोनों की जो जेनेटिक मटेरियल होती है, जो जेनेटिक मेकअप है, वो उसके भीतर उसका कोड प्रेजेंट होता है, कोड के फॉर्म में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर वहाँ पे होती है। तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं इट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द कोडेड फॉर्म। इसके भीतर जो होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कोड के फॉर्म में, ठीक है, कोड के फॉर्म में, ठीक है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना है किसकी, जेनेटिक की, किसके भीतर प्रेजेंट होती है, डीएनए के भीतर प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलते आगे। आफ्टर ए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो भैया रेप्लिकेशन एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है अपने आप में, ठीक है। रेप्लिकेशन बहुत बढ़िया कंसेप्ट है अपने आप में। नॉर्मली आपको सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दिखाया जाता है, ठीक है। और वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि हमारे भीतर जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस से ही होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन प्रोसेस तो होता है, लेकिन रेप्लिकेशन के भी 3 प्रकार है, 3 टाइप है। कौन कौन से? कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये 3 तरह के रेप्लिकेशन होते हैं, लेकिन 3 में से जो मेजरली हमारा डीएनए सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डोंट वरी, इसके ऊपर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। जब हम रेप्लिकेशन के ऊपर स्विच करेंगे, इसका जो अपकमिंग सेशन होगा वो रेप्लिकेशन के ऊपर ही होगा, ठीक है। उस पर हम बहुत सारी बात इसके ऊपर करेंगे, ठीक है, बहुत सारी बात हम इसके ऊपर करेंगे। तो इनफैक्ट रेप्लिकेशन के बारे में मैं आपको ऐसा बता दूं, रेप्लिकेशन डुप्लीकेट कैसा होता है, डुप्लीकेट कैसा होता है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली मैं एक बात बता देना चाहूँगा आपको, ठीक है। इसमें एक डीएनए होता है पर्टिकुलर, ठीक है। इसके भीतर क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, और इससे क्या होता है, एक नया डीएनए बनता है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको। ये जो नया डीएनए बनेगा, ये क्या करेगा, इसको कोड करके ये बनेगा। जो पुराना डीएनए, इसको टेम्पलेट डीएनए कहता है। टेम्पलेट डीएनए को रीड करके नया डीएनए बनता है, ठीक है। इसमें लैगिंग लीडिंग हम बहुत सारी बातें इसके ऊपर करेंगे, बहुत सारी बातें हम इसके ऊपर करेंगे। तो रेप्लिकेशन मतलब एक बात याद रखो, रेप्लिकेशन मतलब एक दूसरे की कॉपी। इसीलिए इसको डीएनए डुप्लीकेशन भी कहा जाता है। डुप्लीकेट, एक दूसरे की डुप्लीकेट मतलब एक दूसरे के हमशक्ल, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल हूबहू, ठीक है। ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बहुत सारी बात करेंगे जब हम रेप्लिकेशन कंसेप्ट लेके आएंगे। लेकिन आप यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, रेप्लिकेशन इस प्रोसेस के वजह से हम एक डीएनए को सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, डीएनए को तैयार करते हैं, और डीएनए हमारा इस फॉर्म में तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद है क्रोमोसोम। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जीन जो होते हैं क्रोमोसोम के भीतर प्रेजेंट होते हैं, भैया बिल्कुल सही है। और जीन किसका हिस्सा है, डीएनए का। तो ठीक है, इसीलिए क्रोमोसोम टर्म यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के वजह से ही हमें क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, एक मतलब सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। हमने म्यूटेशन के ऊपर बहुत सारी बातें करी है, ठीक है। लेकिन कुछ जेनेटिक मटेरियल में कुछ दिक्कत आ जाने की वजह से, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से कहो, या फिर और कुछ बात कहो, जिस वजह से हमें डिफेक्टिव जीन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। डिफेक्टिव जीन का हमें सामना करना पड़ता है, तो डिफेक्टिव जीन का हमें सामना करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है इस क्रोमोसोम के भीतर। कई एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है, कई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो क्रोमोसोम के ऊपर भी बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन एक लाइन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम बहुत सारी बात करेंगे जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लेके आएंगे। 11 नंबर का चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का, जिसके ऊपर हम टी एच मॉर्गन साहब के एक्सपेरिमेंट जो ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर पर ही उन्होंने किए थे, वो सारी बातें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन में समझना है कि यहाँ पे भैया हम फंक्शन देख रहे हैं, तो क्रोमोसोम का रोल होता है। तो क्रोमोसोम के बारे में मैं आपको डीपली यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही है बता भैया कि जब हम 12th में हमने एनसीईआरटी पढ़ा था, सॉरी 12th में हमने जब स्टेट बोर्ड में एक टॉपिक है आपको जिसका नाम है, एनसीईआरटी में भी है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, ऐसा कुछ तो नाम है। उसमें आपको पता है कि आपको पहली जो टेक्निक होती है उसमें कहा जाता है आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा। री का मतलब क्या होता है जी, आगे कॉम्बिनेशन मतलब, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं हम, अरे हमने कहा ना हैप्लॉइड गैमेट मदर से आता है, हैप्लॉइड फादर से आता है, दोनों को मिलाकर मतलब क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है,
और उससे डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये कॉम्बिनेशन बार बार होता है इस प्रोसेस में, इस डीएनए की वजह से कॉम्बिनेशन बार बार होते हैं। मतलब यदि आप सिबलिंग्स की बात करें, एक घर में यदि हम बात करें पेरेंट्स, या आप एक घर में 3 या 4 भाई बहन है, मतलब 3 या 4 सिबलिंग्स हैं, अपने सेम पेरेंट्स से आ रहे हैं, मतलब ठीक है, अपने माँ बाप से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है रिकॉम्बिनेशन, मतलब इनसे बार बार ये बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, कुछ जेनेटिक मटेरियल में उसका बहुत बढ़िया रोल है। फिर हमको पता होता है फर्टिलाइजेशन वगैरह वगैरह, वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है जी? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है। आरएनए का टाइप होता है एमआरएनए, मतलब आरएनए का ही जो टाइप है एमआरएनए, उसको हम आरएनए भी कह सकते हैं इन शॉर्ट में, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनना, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होता है। प्रोटीन, उसके ऊपर भी बात करेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस ये सेशन आपके सामने लेके आएंगे। उसके बाद है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है भैया? सेल्यूलर, टाइटल पे याद रखो, सेल्यूलर मतलब सेल के भीतर, और मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे बॉडी में एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अरे मतलब हमें कुछ खाना खाना है भैया, हमें यदि काम करना है तो हमें खाना खाने की ज़रूरत है। खाना खाने से क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, बहुत सारे मात्रा में ये हमें मिलते हैं, हमारे खाने पे डिपेंड्स होता है। तो ठीक उसी तरीके से बॉडी में क्या होता है, सेल के भीतर क्या होता है, ठीक है। तो सेल को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट उसे बनाने पड़ते हैं। जैसे कि हमें पता है भैया, हम यदि खाना खाते तो केमिकल बनाना पड़ता है, मतलब वो डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। केमिकल बॉडी में होना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और केमिकल कंपोनेंट किससे अपना, ठीक है, जैसे गुमराह नहीं करते, सीधी सी बात कहते हैं आपसे, ठीक है। सेल को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट उसे बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और एंजाइम किससे बनते हैं? ऑफकोर्स भैया प्रोटीन से बनते हैं। वन एंजाइम वन प्रोटीन सिंथेसिस, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसी में हम लास्ट में देखेंगे कि एक प्रोटीन एक एंजाइम बनाता है, ऐसा कुछ तो कॉन्सेप्ट है, वो भी हम इस पर बात करेंगे। तो प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, ठीक है। तो यदि आप हमारे बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है तो एंजाइम कैसे बनेंगे, ठीक है। तो एंजाइम किससे बनते हैं? तो प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। और इसीलिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें होती है, ठीक है। बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ता है। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? मुझे एनर्जी लग रही है भैया आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। यदि मेरे पेट में कुछ खाना ही नहीं है तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊँगा ठीक तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो इन फैक्ट तो ये थे इस स्लाइड के कंटेंट, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शंस है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलो चलते आगे। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जी हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? आपको एक टाइटल से पता हो रहा है कि डीएनए पता है हमें, उसके पीछे फिंगरप्रिंटिंग। फिंगर मतलब इसको हम फिंगर कहते हैं, फिर इसको फिंगर कहते हैं, ये पांचों भी हमारे फिंगर है। उसके बाद है प्रिंटिंग। फिंगर के ऊपर जो प्रिंट किए वाला है, मतलब इसके ऊपर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सीधी सीधी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के भीतर मैं आपको सीधी सी ये बात कहना चाहूँगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, हमारा जो अंगूठा है उसको देखने के बाद कोई हमें पहचान सकता है कि ये किस इंसान का है। मतलब हमारा अंगूठा देख के या हमारा कोई फिंगर देख के हमें पहचान सकता है कि ये किसका है, ठीक है, पहचान सकते हैं कि किस इंसान का है, क्योंकि हर एक का डीएनए अलग होता है, कभी भी मैच नहीं होता। यदि एक घर में भाई बहन है, 4-5 सिबलिंग्स हैं, तो उनका भी डीएनए आपस में एक समान नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बात कर लीजिए, आप सोचिएगा, एक घर में भी डीएनए सिमिलर नहीं हो सकता, एक घर में जो कि सेम पेरेंट से प्रोड्यूस हुए हैं, तो फिर दुनिया में कैसे हो सकता है भैया, ठीक है। चलते आगे। हर इंसान का एक पर्टिकुलर डीएनए होता है, ठीक है, हर डीएनए का एक पर्टिकुलर डीएनए होता है, ठीक है। आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल, जो ये क्राइम की एक सीरियल चलती है हॉटस्टार पर, डिज्नी हॉटस्टार पर। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस में सीआईडी बहुत चली थी, ठीक है। सीआईडी आपके इंट्रोड्यूस भी होगा उसमें, दया, अभिजीत वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है।
बहुत सारे उसमें आर्टिस्ट भी होते हैं। आपने इसमें देखा होगा क्या क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है भैया, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है जो लोगों का डीएनए मैच करता है, कंपेयर करता है। मतलब जहाँ पे कहीं क्राइम हुआ है, जहाँ पे कहीं फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पे कहीं मर्डर सुसाइड्स ऐसा कुछ हुआ है, तो वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे कुछ कलेक्ट करने का प्रयास करते हो कि कुछ मिलता है क्या सबूत के फॉर्म में। फिर यदि कुछ मिलते हैं वहाँ पर, तो फिर बॉडी के ऊपर किसी के फिंगरप्रिंट है क्या, और है तो फिर किसके, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम होता है सारी बातें जांच करना, ठीक है, सारी बातें देखना, ठीक है। और उसके बेसिस पर वो खूनी को पहचानते हैं, ठीक है, अपराधी को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कोई कोई वहाँ पर हमें कोई क्लू मिलता है क्या, इसके बेसिस पे वो क्राइम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तबीयत अच्छी नहीं ना, तो प्रॉपर बात भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस सेशन में, ठीक है। तो ठीक है, फिर क्या करते हो, उसके बेसिस पे उस क्रिमिनल को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे उसको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि इसके इस्तेमाल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, यही बात नहीं तो यदि जब हम सेक्सुअल कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम बात करते तो वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर डीएनए की इन्फॉर्मेशन से उस आदमी को पकड़ सकते हैं। मतलब अफेयर के केसेस में बहुत ज़्यादा बात ये हमें देखने को मिलती, बहुत ज़्यादा बार ये हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, फिर कभी भी दो इंसान का डीएनए सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। यदि वो सिबलिंग्स भाई बहन है तो फिर भी देखने को नहीं मिलेगा हमें। तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी बातें की गई है, इसी टॉपिक में जो एंडिंग पे बातें की गई है, लेकिन फंक्शंस ऑफ डीएनए के फॉर्म में मैं चाहता था यहाँ पे ये मेंशन करना, इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। बहुत सारी बातें करेंगे हम इसके ऊपर भी, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने या सेशन आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है जीन थेरेपी भैया। अब जीन थेरेपी में क्या होता है, जैसे कि मैंने ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको कहा था कि हम हमारा पर्टिकुलर डीएनए देख सकते हैं, ठीक है, उसके भीतर क्या डिफेक्टिव जीन है, अफेक्टिव जीन है, आज के डेट में हम देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो भैया यदि मान लो मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये तो ऐसी ब्रांच है इस बायोलॉजी फील्ड के, या फिर इस टॉपिक में हम क्या इस पर बहुत सारी डीप बात तो करेंगे जीन थेरेपी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसकी एक खासियत बता दूं मैं जीन थेरेपी की आपको, इसमें हम क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव जीन है, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, मतलब डिफेक्टिव है, अफेक्टिव भी कह सकते हैं आपको, हमारे बॉडी को परिणाम देने वाले जो जीन्स है उसको हम डिफेक्टिव या अफेक्टिव जीन कहते हैं, या अफेक्टिव डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम निकाल के उसके जगह हेल्दी डीएनए को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस जीन थेरेपी के इस्तेमाल से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम इसके ऊपर करेंगे वहाँ पे बात, लेकिन इसकी एक खासियत मैंने आपको बता दी कि जहाँ पे डिफेक्टिव जीन का कॉम्बिनेशन है वो हम हटा के वहाँ पे न्यू और हेल्दी डीएनए या हेल्दी जीन का भी हम ऐड कर सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी हमारा साइंस आज इतना तरक्की कर चुका है, ठीक है, ठीक है। और आपको अभिमान होना चाहिए, आपको प्राइड फील होना चाहिए कि आप साइंस के स्टूडेंट, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है। मुझे लगता नहीं एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत है, ठीक है, सॉरी। और मैं सबसे पहले एक बात आपको कह देना चाहता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं मान के चलता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहली बात मैं आपसे क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ आपके जैसा, जो कुछ सीखने का प्रयास चल रहा है, मेरी भी एमएससी चल रही है। लेकिन मुझे एक बात पता है, मतलब मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि जब मैं सेशन लेता हूँ आपका, ठीक है, जब मैं सेशन लेता हूँ तो मेरे सेशन में ऑलरेडी बहुत सारी स्लाइड का ऐड होता है और बहुत सारी बेसिक से भी होती है, और उस पर मैं आपको ईजी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास मेरी तरफ से तो फुल करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपकी जो कैप्चरिंग पावर है बहुत ज़्यादा कैप्चरिंग पावर है, ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ नॉर्मली, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए
मुझे पता है, मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस सेशन में पर्टिकुलर इस सेशन में बहुत इजी सेशन है भैया, लेकिन इस पर भी हमारा वीडियो के 25-30 मिनट से ऊपर ही बन जाता है। मतलब एक्चुअली बनाना होता है 9 या 10 मिनट का ही, लेकिन बन जाता है बहुत बड़ा, बन जाता है बहुत बड़ा। इसका रीज़न क्या होता है कि इसमें बहुत बेसिक बातें ऑलरेडी ऐड और बहुत सारी बातें आपसे की जाती है, ठीक है, जो आपको इस सेशन में बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेबल भी होती है, ठीक है। तो ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं। आई होप आज का जो सेशन है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ, ऐसा समझ के चलता हूँ कि आज का जो सेशन था हमारा फंक्शंस ऑफ डीएनए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। फिर भी आप रिकॉल कीजिएगा, ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, कोविड से बचते रहिए, इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगले सेशन में बहुत ही जल्द, ठीक है। और हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे आप जो वीडियो आने वाले हैं ना, मतलब ऐसा हो रहा है, लास्ट 2 सेशन से ऐसा ही हो रहा है, मैंने शेड्यूल बनाया तो सिर्फ संडे टू संडे इस प्लेटफॉर्म पर सेशंस आएंगे, ठीक है। तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, बहुत सारे काम होते हैं मुझे, ठीक है, तो संडे टू संडे एक सेशन आ जाएगा, ठीक है, संडे टू संडे, सिर्फ संडे टू संडे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्द, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है आपसे कम्युनिकेशन करने के बाद, ठीक है, आपसे बातचीत करने के बाद बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाइए, कोविड से बचते रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।